हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम आप लोगों की 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का चैप्टर 5 हम अप एंड डाउन एंड राउंड कर रहे हैं बच्चों। मैं आजकल इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं इसी चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 अपलोड कर चुकी हूँ बेटा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, क्या लिखा है। कंसीडर ऑल द कोड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ अ फिक्स लेंथ। तो बच्चों, अब क्या कह रहे हैं हमें। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके कोड्स की बात हो रही है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया और उसका सेंटर मैंने ओ मान लिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कंसीडर ऑल द कोड्स ऑफ दिस सर्कल ऑफ ए फिक्स लेंथ। अब देखो बच्चे, जैसे ये सर्कल है, एक कोड बना दी ये, और एक कोड बना दी मैंने ये। ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल है। जैसे एक और कोड बना दी, इसकी लेंथ भी इक्वल है। ठीक है, पर बच्चे यहाँ पे ये नहीं है कि दो चार कोड्स ही बनेंगी जिनकी लेंथ इक्वल होगी। यहाँ पे सर्कल के हर पॉइंट से एक ऐसी कोड निकल सकती है जो जिसकी लेंथ इस कोड की लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट से यहाँ पे एक कोड बना सकती हूँ, इस पॉइंट से एक कोड बना सकती हूँ। ठीक है, जो इसकी लेंथ के बराबर होगा। इधर से मैं एक कोड बना सकती हूँ जिसकी लेंथ इस कोड की लेंथ के बराबर होगी। तो ऐसे कर करके बच्चे मैं यहाँ पे मेनी कोड्स ड्रॉ कर सकती हूँ जिन सभी की लेंथ क्या होगी, इक्वली होगी। ठीक है, और मैं हर एक पॉइंट से, जैसे सर्कल में तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं ना, तो हर एक पॉइंट से मैं कोड ड्रॉ कर सकती हूँ जिसकी लेंथ इस कोड की लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं इस कोड का नाम मैंने दे दिया A1 B1 दे देते। बोल रहे हैं व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज कोड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी कोड्स का हमने मिड पॉइंट ले लिया। जैसे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया, 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 इसका यहाँ, ऐसे ऐसे करके। तो जब ये सारे मिड पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होंगे तो ये कौन सी शेप बनाएंगे। आपको यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है, ये कौन सी बनाएंगे। चलो करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, अब मैनी इक्वल chords can be drawn in a circle। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, let name of these chords are A1 B1, A2 B2, A3 B3। ठीक है, दो तीन नाम लिख के सो ऑन कर देना, यानी इस तरह से चलते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे तो मैनी कोड्स बन जाएंगी ना बेटा। ठीक है, और मैं यहाँ पे ABCD इस तरह से नाम नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स खत्म हो जाएंगे पर कोड्स ही खत्म होंगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैनी कोड्स बन रही है ना। अच्छा बच्चे, अब ना जो इनके मिड पॉइंट्स है ना, इनको मैं नाम दे रही हूँ M1। ठीक है, जैसे ये वाली कोड है, इसका नाम M, इसके मिड पॉइंट का नाम मैंने M1 दे दिया, इसके मिड पॉइंट का नाम मैंने M2 दे दिया। ठीक है, इसके कोड के मिड पॉइंट का नाम मैंने M3 दे दिया। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ लेट देयर मिड पॉइंट्स आर, क्या बच्चे ले लिया, M1 M2 M3, और सारों के नाम नहीं लिखने। सो आगे क्या कह रहे हैं बेटा, हमें प्रॉपर्टी पता है बच्चे कि अगर किसी सर्कल के ऊपर कोई कोड्स है, ठीक है, और उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, दे आर इक्वल लेंथ। जैसे यहाँ पे मैंने दो कोड्स बना दी जिनका नाम AB और CD है। ठीक है, AB एंड CD। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमेशा इक्वल होता है। आपको मालूम है ना कि इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ये सारी कोड्स इक्वल हैं। लिख देंगे एज इक्वल कोड्स आर equidistant from the center। ठीक है, तो देयर, तो OM1 OM2 OM3 इस तरह आगे भी सो ऑन, ये सभी का डिस्टेंस पीछे बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर OM1 विल बी इक्वल टू OM2 इज इक्वल टू OM3 एंड सो ऑन। मतलब जितनी भी यहाँ पे कोड्स हैं उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल ही हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बच्चे बताया कि एक सर्कल में देयर आर मेनी कोड्स विच आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो उनके मिड पॉइंट्स भी तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। ठीक है, तो लिख दे रही हुई बात, देयर आर
here will be many points M1, M2, M3, so on, which are equidistant from the center. ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स अगर बन रहे हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये कोई सेंटर है तो उससे इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स जब इस तरह से ज्वाइन होंगे बच्चे, तो ये सब ज्वाइन होके क्या बन जाएगा, दे विल फॉर्म द शेप ऑफ अ सर्कल. ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन these all points will be joined, when these all points will be joined, ठीक है, they will form a circle, they will form a circle. यही हमें बच्चे बताना था कि कौन सी शेप बन रही है. हमें ये तो देखो पहले ही शुरू में देख के पता चल गया था कि जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो बनेगी तो सर्कल की शेप, पर इसका हमें रीजन भी देना था. ये रीजन दे देते हैं. इतनी सारी अगर आप लोगों ने बीच में यहाँ पे कोड्स नहीं भी बनानी तो भी ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया था. थोड़ी भी अगर आप फिगर में 2-4 कोड्स भी बनाओगे ना तो भी चल जाएगा. इस तरह से कुछ फिगर बना दोगे ना, अगर जैसे यहाँ पे आपने सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ये ओ सेंटर है, तो थोड़ी सी इस तरह से कुछ कोड्स भी बना दोगे ना चल जाएगा. ठीक है, बहुत सारी चाहे नहीं भी बनाओ. ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बताने के लिए बता दिया था. यहाँ पे इतनी सारी कोड्स बना दी. ठीक है बच्चे, 17th क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, chords AB and AC are congruent. Explain why the statement is true. The center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC. क्या गिवन है बच्चे, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है, O. गिवन यही है हमें. ठीक है, कि सेंटर O है इसका, तो मैं इसको O मान ले रही हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, AB एंड AC आर टू कॉन्ग्रुएंट कोड्स. AB एंड AC दो कोड्स हैं, कॉन्ग्रुएंट कोड्स हैं. कॉन्ग्रुएंट कोड्स का मतलब क्या हो बच्चे, दो कोड्स जिनकी लेंथ इक्वल है उनको हम कॉन्ग्रुएंट कोड्स कहते हैं. ठीक है, कोड्स विच आर इक्वल इन लेंथ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट कोड्स. ए बी एंड ए सी है, कोड का नाम मतलब ए इन दोनों का कॉमन पॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ से ए से ए बी और ए से ए सी मैंने दो कोड्स बना दी. एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चे, कि जो इसका सेंटर है ना, ये बी ए सी के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे. हमने ओ से ए को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, फिर उसके बाद हम प्रूव कर देंगे कि ये ओ ए इसका एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर भी है. एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि ये ओ इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई कर रहा है ना. ठीक है, इस तरीके से क्या प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया. करते हैं स्टार्ट बेटा. क्या लिखा है, गिवन लिख रही हूँ पहले. गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ. ठीक है, इसका सेंटर ओ है. ए बी एंड ए सी आर टू congruent chords beta. If two chords are congruent, it means that their lengths are also equal. तो मैंने लिख दिया. ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव that we have to prove that the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC. सेंटर यहाँ पे नाम क्या है, O lies on angle bisector of angle BAC. प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हम क्या करेंगे, इनमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो बच्चे बड़ा ही आसान है. देखो क्या है इसमें, देखो OB एंड OC आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड वी नो दैट द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. तो OA इज इक्वल टू OA ये कॉमन है, और AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है. ठीक है, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल हम प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो मैं फटाफट लिख दे रही हूँ, इन ट्राइंगल OAB
एंड ट्राइंगल ओ ए सी क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, रीजन क्या है, कॉमन, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन है, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन गिवन, ये हमें गिवन है कि ये कोड्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनकी लेंथ भी इक्वल होगी, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कौन सा रूल लग गया, एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना बेटा। और इसका रीजन क्या देंगे, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। देयरफॉर ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या प्रूव करना था, ओ लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, therefore O lies on angle bisector of angle BAC, यही हमें प्रूव करना था। छोटा सा क्वेश्चन था पर अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the center of the circle. The distance between the chords is 1 centimeter. Find the radius of the circle. क्या गिवन है बच्चे, देखो हमें क्या है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे इसका सेंटर ओ मान ले रही हूँ मैं, उसके अंदर दो कोर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है कि जो कोर्ड सेंटर से जितनी दूर होती है उसकी लेंथ छोटी होती है, और जो जितनी पास होती है उसकी लेंथ बड़ी होती है। 10 सेंटीमीटर लेंथ की कोड यहाँ पे होगी, और ये 24 सेंटीमीटर लेंथ की कोड यहाँ पे होगी, ठीक है। इसका नाम मैं ए बी दे रही हूँ और इसको सी डी मान रही हूँ, और साथ में क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। अगर मैं इस कोड यहाँ पे m मान ले रही हूँ, इसको n मान ले रही हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये एम एन, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू कितना दे रखे हैं हमें, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे बच्चे, हम क्या मान लेंगे, गिवन जो लिखा है इसको ना जरा दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ पेज को, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, पूरा आएगा नहीं। तो क्या लिख रही हूँ, तो स्टार्ट में सोल्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, ठीक है। क्या मानेंगे, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स, पैरेलल अगर आप चाहो तो पूरा पैरेलल भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी पैरेलल का ही साइन है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है बच्चों। और साथ में क्या है, ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस की बात करें तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, चलो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, और सी डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमने अज्यूम कर लिया दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, तो इसका मतलब क्या है, ये ओ एम एंड ओ एन इन दोनों कोड्स को बाइसेक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of the circle bisect the chord, ठीक है, chord 4 bn is equal to किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, रीजन भी दे देती हूँ, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देयरफॉर बी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कितना देता है 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली डी एन डी एम इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ सी डी आ जाएगा बच्चे, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी भी तो दे रखा है। ठीक है, तो देयरफॉर डी एम विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ सी डी कितना 10 है, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेके रख निकाल के हमने रख लिया। अब बच्चे कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, इन दोनों रेडियस को भी ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को और ओ से डी को। अगर आप चाहो इधर भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज लिख दी है ना, तो बीच में बड़ा हौच पौच सा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसी तरफ कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, हमें रेडियस भी नहीं गिवन है इसके, पहले देखो हमें तो एक तो इसका डिस्टेंस भी नहीं गिवन, इसका रेडियस भी नहीं गिवन, तो इतना सारा कुछ हम लिख ही जाएंगे ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, तो इनको कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम करें, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ए बी, दैट इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू डी वन है, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, ओ एम, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम सी डी, दैट इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू कितना देर का है, दैट इज इक्वल टू डी टू। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया था। और बच्चे हमें क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द कोर्स, यानी ये एम एन डिस्टेंस, एम एन डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू डी टू माइनस डी वन इज इक्वल टू 7, तो यानी डी टू माइनस डी वन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल, यानी जैसे पहले भी आप लोगों को बोले, कभी भी आप पाइथागोरस थ्योरम या बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगाओगे तो आप राइट ट्राइंगल मेंशन करेंगे। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ओ एन बी बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा बेटा, बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसमें लगा रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड, तो ये कितना आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर है, इसका रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना, आर। ठीक है, और हमने यहाँ पे ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया था, दैट इज इक्वल टू डी वन, और बी एन इज इक्वल टू हमने यहाँ पे निकाल लिया था, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, ओ बी की आर स्क्वायर, इसकी डी वन स्क्वायर, यहाँ पे 12 स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहाँ तक आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दे रही हूँ मैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल दूसरी ले लेंगे, ये ओ एम डी। ठीक है बच्चे, इसमें भी बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक क्या आ जाएगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू बेस कितना है, एम डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना है, ओ एम स्क्वायर। ठीक है, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ डी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, उसको हमने आर अज्यूम किया था, और एम डी फाइंड आउट किया था बेटा, डी एम या एम डी एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू 5, एम डी इज इक्वल टू या डी एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और ओ एम स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू डी टू है। ठीक है, यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू डी टू अज्यूम किया ना मैंने, तो डी टू स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 25 प्लस डी टू स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस डी टू स्क्वायर, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टू इक्वेशंस इज इक्वल, देन देयर राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमें मिला था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन स्क्वायर प्लस 144, और यहाँ पे क्या मिल गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस डी टू स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया बेटा, ये क्या आ गया, डी वन स्क्वायर
प्लस 144 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब मैंने बच्चे इसकी दोनों वेरिएबल्स टर्म को एक तरफ कर लिया, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 की टर्म इधर आके माइनस हो गई, -24। ठीक है, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 119। ठीक है, 119 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, उल्टा लिख दे रही हूँ मैं इसको, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 119। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, तो यहाँ पे मैं वो आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ कि यहाँ पे D2 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर है, तो ये D2 प्लस D1 इंटू D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 119 आ गया। अब D2 माइनस D1 हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 7 दे ही रखा है। ठीक है, तो मैंने ये D2 प्लस D1, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं 7 पुट कर दे रही हूँ, इज इक्वल टू 119। रीजन लिख दो बिकॉज D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती, इसको 2 या 3 दे देती, तो फिर मैं ये भी लिख सकती थी फ्रॉम 1। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, D2 प्लस D1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 119/7, और मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 ये 17 आ जाएगा बेटा, तो D2 प्लस D1 इज इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसमें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एज D2 माइनस D1, तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चे, D2 इज इक्वल टू कितना है, 7 प्लस D1 आ गया। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में डाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसको नंबर नहीं दिया, या नंबर देना चाहो तो आप दे भी सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, तो फिर मैं यहाँ पे फ्रॉम 2 एंड 3 कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने जिनका यूज़ किया था उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, D2 की वैल्यू 7 प्लस D1 तक कर दी, तो 7 प्लस D1 प्लस D1 इज इक्वल टू 17, D1 एज इट इज रह गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 7 प्लस 2D1 इज इक्वल टू 17, तो 2D1 इज इक्वल टू कितना है, 17 माइनस 7, तो D1 इज इक्वल दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 10। ठीक है, देयरफॉर D1 विल बी इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई, पेज लगा ही लेती हूँ थोड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट क्या करना था बच्चे, वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं क्या करूंगी, जो ये D1 की वैल्यू आई है ना, तो D1 कहाँ है, इस इक्वेशन नंबर 2 में है। ठीक है, 3 में तो ये नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रही हूँ, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D1 इन इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन में जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2 नंबर इक्वेशन क्या थी बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस 144, एक बार मैंने फिर से लिख दिया, और D1 कितना दे रखा है बच्चे हमें यहाँ पे, D1 इज इक्वल टू 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 144, और 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 25, यहाँ पे 144 था, एंड 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा, देन आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। पर अगर बेटा आपको यहाँ पे बोला जाता है ना क्वेश्चन में कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का ही निकालो, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक का तो हमने निकाल ही लिया D1, तो फिर हम किस तरह से करते हैं इसको क्वेश्चन को, फिर उसके बाद जो ये इक्वेशन है ना, D2 प्लस D1 इज इक्वल टू 17, या ये इक्वेशन है जहां पे हमने D2 इज इक्वल टू 7 प्लस D1 निकाला हुआ है ना, तो उसमें हम पुट कर देते। ठीक है, क्या था, D2 इज इक्वल टू 7 प्लस D1, 7 प्लस D1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैंने नाम दिया, और D1 कितना आया था हमारा, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन तो इसमें D2 की वैल्यू होगी, ये अगर आपको पूछा जाएगा ना तभी करना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, टफ तो नहीं था, एक बार फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ मैंने क्या किया। देखो बच्चे क्या है, यहाँ पे ना 2 कोड्स दे रखी है, और ये दोनों कोड्स पैरेलल भी है। ठीक है, पैरेलल भी है, और साथ में ये सर्कल के सेंटर के एक ही साइड भी है। ठीक है, एक कोड की लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे की लेंथ हमें
10 सेंटीमीटर दे रखी है, अज्यूम कर लिया कि जो ये ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी है और ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड ना, तो इसका मतलब क्या है, ये लेंथ पूरी हमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट करिए तो इतना पोर्शन कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 24, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसी तरह ये परपेंडिकुलर टू सी डी और पूरी CD की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, therefore MD will be equal to half of CD, that is equal to 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमें रेडियस भी नहीं मालूम इसका और ये दोनों डिस्टेंसेस भी नहीं पता, तो अगर हम इतना सारा लिखते रहते ना OB OD ON OM तो बड़े कंफ्यूजन सी हो जानी थी, तो मैंने क्या एक्चुअली एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू R है, ON इज इक्वल टू D1 है और OM इज इक्वल टू D2 है, ठीक है। में ये गिवन है कि इन दोनों कोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और वो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे, mn हो गया ना, ठीक है। और अगर मेरे को इनको mn को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मैं D2 मान रही हूँ, उससे मैं ये D1 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इतना पोर्शन आ जाएगा ना, तो मैंने वही लिख दिया D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक की वैल्यू भी निकाल के रख दी, D2 इज इक्वल टू 7 प्लस D1 हो गया। अब मैं पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी, OB स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ठीक है। OB की वैल्यू क्या है, हमने मान लिया कि रेडियस इज इक्वल टू R है, मैंने ON इज इक्वल टू D1 था और BN इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करी। अब ये वाली राइट ट्राइंगल जो थोड़ी बड़ी सी है, इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो इसमें भी ये OD स्क्वायर इज इक्वल टू किसका OM स्क्वायर प्लस DM। इनमें भी जब वैल्यू पुट करती तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस D2 अब स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास कि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। जब राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो हमारे पास कितना आ गया, D1 स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। वेरिएबल टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया, तो ये D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, तो मैंने इसको इधर ले गई क्योंकि ये 144 बड़ा है ना, तो मैं इस तरफ ले आऊंगी ताकि नेगेटिव में ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये इनको माइनस किया तो 119 आ गया, क्या D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 119। यहाँ पे मैंने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो कितना आ जाएगा D2 प्लस D1 D2 माइनस D1, और इनको सॉल्व करके हमें 119 मिल ही गया था। D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 7 हमें दे ही रखा है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 7, ठीक है। इधर जाके ये डिवाइड हुआ तो 17 आ गया। अब साथ में बच्चे यहाँ पे मैंने एक की वैल्यू निकाल ली थी, इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दोनों क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व करने का ना एक और तरीका भी है, ठीक है। यहाँ पे D2 प्लस D1, या तो जैसे मैंने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोगों को बता दिया। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ना मेरे पास ये क्या दे रखा है, D2 प्लस D1 इज इक्वल टू कितना 17 है, ठीक है। और D2 माइनस D1 इज इक्वल टू कितना 7, ठीक है। अगर या तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, ठीक है, कुछ भी कर देते। जैसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे D1 की वैल्यू निकालनी है, इसको माइनस करूंगी तो नीचे वाले टर्म्स के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब D2 माइनस D2 ये दोनों सेम टर्म्स हैं और कोफिशिएंट्स भी इक्वल हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है D1 प्लस D1, अब इस साइन को नहीं देखना, नीचे वाले साइन को देखना है, तो ये 2D1 आ गया और 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10, तो D1 इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर वैसे आपको यही तरीका ठीक लग रहा है यहाँ पे, तो आप इसी तरीके से कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो D1 की वैल्यू निकाली है वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब हमने यहाँ पे पुट करी तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ गया, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और R इज इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास, ठीक है। और यही तो हमें फाइंड करना था। थोड़ा सा वैसे लंबा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19th क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहे हैं इसमें, ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द sides of the hexagon and the distance of the each side from the center of the circle। क्या कह रहे हैं बच्चे, हमारे पास ना एक रेगुलर हेक्सागन है, ABCDEF में उसका नाम ले लीजिए, इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये सर्कल के अंदर है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल है तो मैं इसका सेंटर भी ले ले रही हूँ, उसको मैं O मान लेती हूँ। और वो कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू R, यानी रेडियस का मतलब हो गया ये डिस्टेंस जो है ना, दिस इज R, ठीक है। तो मैं इसको भी मान ले रही हूँ, इसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ, ये डिस्टेंस R है। तो हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन एंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बच्चे देखो, यहाँ पे हमें सभी साइड्स की लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि रेगुलर हेक्सागन क्या होती है, ऐसी हेक्सागन जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन होती है ना बेटा, उसका मतलब यही होता है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी और सभी उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, इसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल दे रखी है और गिवन है कि इसका रेडियस आर है, तो हमें बोला है कि इसके हेक्सागन की सभी साइड्स कितनी होंगी और दूसरा क्या बताना है हमें, डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये सारे सभी की लेंथ इक्वल ही होती है, ठीक है। रेगुलर का मतलब ही ये है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, बिकॉज A B C D E F is a regular hexagon। और बच्चे, जब कोई रेगुलर पॉलीगन होती है ना, तो उसके सेंट्रल एंगल निकालने का क्या तरीका होता है, 360 डिग्री अपॉन एन। एन का मतलब क्या है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है। और ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा बेटा, सेंट्रल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 6, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन की, दैट आर 6। तो उसको कर लिया तो दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल है ना, एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ठीक है, दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एंड वी नो दैट द रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, दैट। और हमें मालूम है बच्चे कि इन अ ट्रायंगल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओ ए का ऑपोजिट एंगल बी है और ओ बी का ऑपोजिट एंगल ए है, तो इसका मतलब एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए। रीजन दे देंगे, इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या मालूम है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ओ हमें कितना यहाँ पे दे रखा है, 60 डिग्री, मैंने ओ की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दी, ठीक है। और बी इज इक्वल टू, मैंने ए पहले प्रूव कर दिया, तो मैं बी को ए से रिप्लेस कर दे रही हूँ, तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री प्लस 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना तो यहाँ पे दे दो एज एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन भी दे दिया मैंने इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी दे दो। अब क्या आ जाएगा, 60 डिग्री और 2 टाइम एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बच्चे कितना आ जाएगा, 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 60, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये therefore एंगल ए विल बी इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और साथ में हमने पहले ऊपर ही प्रूव किया दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ऑल्सो ए इज इक्वल टू बी, अगर ए 60 है तो बी भी तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आंसर एंड रखिए। और हमें एंड एंगल ओ इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल AOB आर इक्वल, इसके सभी एंगल इक्वल हो गए ना बच्चे। और अगर किसी ट्राइंगल के ऑल एंगल्स इक्वल हो तो वो कौन सी ट्राइंगल बन जाती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो देयरफॉर आगे मैं यहाँ कर रही हूँ, देयरफॉर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ऑल साइड्स भी इक्वल होंगे, OA विल बी इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू AB, ठीक है। तो बिकॉज हमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल, आर क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल आर दे ही रखा है हमें, तो एज रेडियस इज इक्वल टू आर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर ए बी विल आल्सो बी इक्वल टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है। समझ आ गई यहाँ पे। आगे हमें क्या बोला है,
फाइंड द एंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और डिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, मैं बड़ी बात बता चुकी हूँ, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी मान लेती हूँ इसको, चलो, या कुछ एम। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ जी, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ले रही हूँ ए जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आ गया। यहाँ पे ना आप लिख भी लेना कि लेट ओ जी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये भी यहाँ पे लिख लेना बच्चे को। इसका मतलब क्या हो गया, नाउ इन ट्रायंगल ओ जी ए, ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट मेंशन कर दें बाय पॉलीहाना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पॉलीहाना पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिल गया हमें, hypotenuse square that is equal to OA square is equal to base square that is equal to AG square, ठीक है बेटा, AG square base AG है, और perpendicular square is equal to OG square, ठीक है बेटा। तो hypotenuse कितना दे, ये कितना दे रखा है, OA is equal to R, AG सॉरी AG बेटा हमने निकाल कर रखा है, AG is equal to 1/2R का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही है, और OG स्क्वायर हमको पता ही नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको स्क्वायर करने का क्या तरीका होता है, पहले इस टर्म को स्क्वायर करो, फिर इस टर्म को स्क्वायर करो, फिर इस टर्म को स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, प्लस ओ जी स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, मैं नंबर वाले टर्म्स को सभी इकट्ठे कर, ये सारी आर वाली लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर ले रही हूँ मैं, आर स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया 4, तो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर माइनस 1r स्क्वायर, ठीक है। जब मैंने इसका एलसीएम आया तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल टू ओ जी स्क्वायर, ठीक है। ये कर लेती हूँ आगे कहाँ जाऊँगी, तो ये कितना आ गया 3r स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ओ जी स्क्वायर, तो इसका मतलब ओ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर अपॉन 4, देन ओ जी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3r स्क्वायर अपॉन 4, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, आर स्क्वायर का रूट आर आएगा, और 4 का रूट 2 आ जाएगा, therefore OG will be equal to कितना आ जाएगा, that is equal to √3r अपॉन 2, और AB की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, that is equal to r, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, each side of a regular hexagon is equal, ठीक है, therefore AB will be equal to BC is equal to CD is equal to DE is equal to EF is equal to कितना आ जाएगा, मतलब कितनी आई थी इसकी वैल्यू R आ गई, ठीक, एंड ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर आल्सो इक्वल, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना निकाला है, OG इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2r, तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2r। 20th क्वेश्चन देखो बेटा, quadrilateral MNOP is inscribed in a circle if MN is the diameter. What can we say about angle MOP and angle MNP? Explain your reasoning. क्या कह रहे हैं, MNOP एक quadrilateral है, ठीक है, जो कि एक सर्कल के अंदर है, ठीक है, और साथ में क्या कह रहे हैं, MN is a diameter, जो MN है ना, it is the diameter of the circle, तो इसका मतलब ये सेंटर से गुजरते हुए बन रहा है, ठीक है, इट मस्ट बी क्रॉसिंग फ्रॉम द सेंटर। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल एम ओ पी, एम ओ पी कौन से बन गए, एम ओ पी, इसको ज्वाइन कर दे रही हूँ, ठीक है, एंड एंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल हमें बताना, क्या होता है कि जब ना आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट और ऑलवेज इक्वल, ठीक है, तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई कोड है या कोई आर्क है, ठीक है, तो इसको सेगमेंट कहते हैं इस पोर्शन को,
ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ना इस कोड के जिसके एंड पॉइंट जो ये एंगल है ना, इसको मैं अगर ए बी मान ले रही हूँ तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इधर को और यहाँ से इधर को। कोई और एंगल ले लेते हैं। यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। जब भी एंगल बना रहे हैं ना तो हर बार इसके एंड पॉइंट ए और बी के ऊपर ही आ रहा है, और इन सब की मेजरमेंट हमेशा इक्वल ही होगी बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो यहाँ भी तो देखो ना कि ये एमपी क्या है, ये एमपी एक कोड है, मतलब ये दोनों एंगल्स एक ही कोड में से निकल रहे हैं, ठीक है। उस कोड का नाम क्या है, एमपी। तो इसका मतलब क्या है, दे आर एंगल ऑन द सेम सेगमेंट एंड वी नो दैट द एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, therefore these two angles will also be equal, ठीक है। तो जो मैंने बोला है लिख देती हूँ, छोटा सा तो है ये, एज एंगल एम ओ पी, उसी की बात कर रहे हैं ना, एंड एंगल एम एन पी आर एंगल्स फॉर्म्ड बाय, कहाँ से निकले बेटा, इस कोड से, ठीक है, बाय कोड, कोड का नाम क्या है, एमपी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दे लाई ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो ये पोर्शन है ना, कोई कोड और सर्कल के जो ये वाले पोर्शन को मिला के इस आर्क को के बीच बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। दे लाई ऑन द सेम सेगमेंट एंड वी नो दैट एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल एम एन पी, एम ओ पी, पहले ओ पी लिखा है, इज इक्वल टू एंगल एम एन पी। बस यही हमें बताना था कि उनको वो कैसे एंगल होंगे, वो इक्वल एंगल होंगे, ठीक है। 20th क्वेश्चन भी खत्म हो गए यहाँ पे बच्चे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ आए और आप लोगों को कुछ हेल्प हुई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। कर लो, सब्सक्राइब कर लो फिर। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।